बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भली कार तांगे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतो में यकीनन तां बुधो कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका तकरीर कई असां ख़बर है कि बजट इजलास हले पियो कौमी असेंबली जो जंहिंमें बजट के डिस्कस पियो कयो वञे ऐं अॼु बिलावल साहब जेकी शयूं हाईलाइट कयूं जंहिंखां पोइ असां एक्शन थींदे ॾिठोसीं जंहिंखां पोइ असां वज़ीर आज़म जो बयान बि ॾिठोसीं जंहिंखां पोइ असां इसाक़ डार साहब जो बयान बि ॾिठोसीं ऐं जंहिंखां पोइ असांखे नज़र पियो अचे कि हुकूमत कुझु प्रेशर में आई ऐं वज़ीर आज़म इहा ॻाल्हि चई तो IMF जो यो बजट आहे IMF के असां तव्हांजी तजवीज़ मोकिलियूं था हुननि खां इजाज़त घुरूं था अगरि हुननि असांखे इजाज़त ॾेई छॾी त असां तव्हांजी तजवीज़ ते अमल करण लाइ राज़ी आहियूं तयारु आहियूं मां सम्झां थो कि तमामु सुठी डेवलपमेंट आहे पॉजिटिव डेवलपमेंट आहे जेको असां चाहियूं था कि जमहूरियत में कंसेंसस हुजे उहो कंसेंसस क्रिएट पियो थिए छो जे करे यकीनन हिन तकरीर में बिलावल साहब जेके पॉइंट्स रेज़ किया वो हिन मुल्क जी सियासत मईशत ऐं मुआशरत लाइ सभिनीनि खां वॾा प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं अगरि जियां बिलावल साहब परसीव करे पियो ऐं जियां चाहे थो कि हुकूमत उहे कमु करे मां सम्झां थो अगरि कमु थी विया त पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल इलाही सुठो हूंदो पाकिस्तान में ये बिजली जा बहरान कोन हूंदा पाकिस्तान में गुरबत घटिजी वेंदी पाकिस्तान में किसान ख़ुशि थी वेंदो पाकिस्तान में तालीम आम थी वेंदी पाकिस्तान में सेहत जो निज़ाम भी बेहतर थी वेंदो अगरि बिलावल साहब जी ॻाल्हि अॼु हुकूमत ॿुधी थी वठे छो कि असांखे ख़बर आहे कि हिन तकरीर खां पोइ पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ी मीटिंग भी थी नून लीग सां गॾु बि ऐं पंहिंजी लीडर्स सां गॾु बि हुन मीटिंग खां पोइ ऐलान इहो कयो वियो कि पीपल्स पार्टी बजट में नून लीग जी हुकूमत जी हिमायत कंदी ऐं हुननि जो साथ ॾींदी यानी हाणे उम्मीद इहा ई रोशन थी वई आहे कि बिलावल साहब जेके इशूज़ अॼु रेज़ किया हुननि ते कमु थींदो मां दुआ थो कयां कि हुननि ते कमु ज़रूरु थिए एट द सेम टाइम जेके इशूज़ बिलावल साहब रेज़ किया हुननि खे बि अॼु आउं प्रोग्राम में डिस्कस करणु चाहींदुमि फॉर एग्ज़ाम्पल बिलावल साहब हिकु तमामु सुठी ॻाल्हि कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाइ कि माण्हू पाकिस्तान में रहीस आहिनि ऐं हुकूमत सां गॾु कारोबार इन्वेस्टमेंट करण लाइ तयारु आहिनि हिकिड़ी पार्टनरशिप ठाहे करे इदारनि खे खणण लाइ तयारु आहिनि पर अगरि नैब रही त नैब जे हूंदे को कमु न कंदो छो जो नैब जे करे इन्वेस्टर ई भॼी वेंदो आहे नैब जे करे जेतिरा ब्यूरोक्रेट्स हूंदा आहिनि उहे पेन रखी छॾींदा आहिनि इहो बिलावल साहब चयो कि उहे पेन रखी छॾींदा आहिनि साइन न कंदा आहिनि कि न मतां मां साइन कयां मुंहिंजो करियर तबाह थी वञे मुंहिंजी ज़िंदगी तबाह थी वञे मूं ते बि नैब सियासी केस ठाहे छॾे त बिलावल साहब वाज़िह चयो आहे कि या नैब या पाकिस्तान जी मईशत ऐं मां तव्हांखे यकीन सां ॿुधाए थो सघां कि न रुगो पीपल्स पार्टी पर नून लीग जा वॾा वॾा अॻवान बि सेनेट में पार्लियामेंट में क़ौमी असेंबली में नैब लाइ हिन खां वॾियूं वॾियूं स्टेटमेंट्स ॾेई चुकिया आहिनि पर अॼु ताईं को नैब खे बंदि न करे सघियो आहे नैब हिकिड़ो अहिड़ो औज़ार आहे जेको सियासतदान खे टाइट कंदो आहे उन्हनि खे ग्रिल कंदो आहे उन्हनि ते केस ठाहींदो आहे उन्हनि खे जेल में विझंदो आहे पर नैब में जेको बि सियासतदान पावर में ईंदो आहे उहो नैब खे कुझु कोन करे सघंदो आहे नैब उहे हलंदी रहंदी आहे नैब हिकिड़े आमिर ठाही ऐं यकीनन अॼु ताईं उहो इहो ई कमु थी करे सियासतदाननि खे मनूवर करण जो पर लेट्स होप एंड प्रे मां इहो सम्झां थो कि अॼु बिलावल साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त शायदि उम्मीद जी किरण रोशन थी वञे ऐं शायदि नैब खे को बंदि करे छॾे छोकी नैब जे करे मां सम्झां थो जेतिरी करप्शन वधे थी ॿियो को इदारो करप्शन में एतिरो इन्वॉल्व न हूंदो ॿियो जेको इशारो कयो बिलावल साहब ऑफकोर्स बाबू का बजट है बाबू लाइ ठाहियो वियो आहे बाबुनि ही बजट खे तयारु कयो आहे ऐं जेके कम हिन बजट में कया विया आहिनि कि जंहिं मुल्क में ॿारनि में मैल न्यूट्रिशन हुजे खुराक पूरी न मिलंदी हुजे उते खीर ते 18% टैक्स जंहिं मुल्क में 2 करोड़ 60 लख खां मथे ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि हुजनि उते स्टेशनरी किताबनि ते टैक्स यकीनन को सियासतदान कोन थो हणी सघे बिलावल साहब हिकु वैलिड पॉइंट रेज़ कयो आहे इहो टैक्स जेको हयो आहे बाबू हयो आहे ऐं उहो बाबू केरु आहे इहो असांखे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब ॿुधाए छॾियो आहे उहो बाबू IMF आहे IMF जे चवण ते इहो बजट तयारु थियो आहे छो कि असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हाणे जेका ॻाल्हि कई बिलावल साहब बि कि जेको फर्टिलाइज़र सेक्टर आहे हुन खां असां सब्सिडीज़ वठी करे डायरेक्ट फार्मर्स खे ॾींदासीं मां सम्झां थो इहो तमामु ज़रूरी आहे छो कि अगरि इहो न थियो त कमु अॻिते ज़राअत जो वधंदो न छो कि असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु साजिद मेहदी साहब हुआ पार्लियामेंटेरियन क़ौमी असेंबली में उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि कई कि हिकिड़ो दौरु हुयो जॾहिं पाकिस्तान वटि जेके गांठूं हूंदियूं आहिनि फुटी जूं उहो को 1.5 करोड़ वटि हुयूं असां वटि ऐं इंडिया वटि 1 करोड़ हुई अॼु असां वटि उहे गांठूं 40 लख रहिजी वियूं आहिनि ऐं इंडिया वटि 5 करोड़ थी वियूं आहिनि त असांजी ज़राअत तबाह थी वई आहे ऐं जो हुन ते डिस्कशन थियणु घुरिजे आहे वधीक पर हुननि जी नज़र में न थी आहे एट द सेम टाइम बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी सारी अहिड़ी शयूं चयूं जंहिंखे मां सम्झां थो कि अगरि हुन ते गौर कयो वञे त तव्हांखे पाकिस्तान जा प्रॉब्लम्स ख़बर पइजी वेंदा फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल जे तौर ते बिलावल साहब ॿुधायो कि थर जो जेको कोयलो आहे हुनमें एतिरी ताक़त आहे दुनिया जो बहितरीनु कोयलो आहे पर जॾहिं इहो कढियो वियो ऐं जॾहिं इहो प्लांट लॻे पियो ऐं उन ते सिंध हुकूमत कमु पई करे
तो खोड़ माण्हुनि थर जे कोयले जे ख़िलाफ़ लॉबिंग कई कि न इहो सुठो कोयलो न आहे, इहो न वठिजो, इन सां बिजली न ठाहिजो, इनखे प्रोजेक्ट्स में न यूज़ कजो, इन जी क्वालिटी सुठी न आहे। ऐं पोइ जॾहिं हुन ते प्लांट शुरू थी वियो, बिजली ठाहिण शुरू कयईं, तॾहिं ख़बर पई तो वो कोयले की क्वालिटी इलाही सुठी हुई। ऐं बिलावल साहब ये तजवीज़ पेश कई कि पाकिस्तान में जितना भी पावर प्लांट्स या जिथे भी कोयलो इस्तेमाल तो थे इम्पोर्टेड, हुननि खे हिकिड़ो साल ॾियो, हिकिड़े साल खां पोइ उहे इम्पोर्टेड कोयले खां लोकल कोयले ते अचनि। जेसि ताईं हुकूमत पाबंद न कंदी असांजी इंडस्ट्रीज़ खे, असांजे बिज़नेसमैन खे, कि तव्हां जेके रॉ मटीरियल ऐं इनपुट्स यूज़ था कयो पंहिंजी फैक्ट्रीज़ में, उहे पाकिस्तानी हुजनि, उहे लोकल हुजनि। तेसि ताईं लोकल कमु कीअं वधंदो? हुकूमत लाइ यकीनन हिकु वॾो चैलेंज आहे। हुकूमत खे इहा शइ इलाही अॻु में वक़्तु सोचणु घुरिजे हा, पर अॼु बिलावल साहब इशारो करे छॾियो, मां सम्झां थो इहो तमामु वॾी सुठी पेशरफ़्त आहे। एट द सेम टाइम हिन सॼे सिनारियो खे ॾिसंदे असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि जेका हिकिड़ी ॿी लेटेस्ट डेवलपमेंट इहा बि थी आहे बजट जे हवाले सां। मां सम्झां थो शायदि बिलावल साहब जी तकरीर जो हिन में भी को अमल दख़ल हुजे, पीपल्स पार्टी जी रिजर्वेशन जो PSDP जो डेवलपमेंट बजट आहे उहो 250 बिलियन घटि थियो आहे। 250 अरब रुपया घटि कया विया आहिनि डेवलपमेंट बजट में। ऑलरेडी असांखे ख़बर आहे कि बजट फाइनल थियणो आहे। बजट के भी अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं हुन खां वधीक मां हिकिड़ो ॿियो इशू बि डिस्कस करणु चाहियां थो। जो असांखे ख़बर आहे कि अदालतनि में PTI जा केसिस हलनि पिया, ऐं जेको रिज़र्व सीट्स वारो केस आहे उहो बि अॼु हलियो आहे, जेको हाणे जुमेरात यानी परीहं ताईं उन डेट अची वई आहे। 11:30 लॻे उहो केस वरी ॿुधियो वेंदो। हमें ज्वाइन किया है डिस्कशन करने के लिए आफ्ताब जहांगीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर यकीनन आज PTI के लिए एक मेरी नज़र में तो बड़ा दिन है। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदालतों में जितनी खबरें आ रही हैं वो मोस्टली PTI से कंसर्न ही हैं, रिलेटेड ही हैं। एक तो ऑफकोर्स रिजर्व सीट्स का जो केस चल रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम आज ये खबर भी आई कि जो इद्दत में निकाह वाला केस था उसमें जो सज़ा हुई थी उसमें इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जो दरख्वास्त थी PTI की सज़ा मअतली की, उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। वो भी अब जुमेरात को कहा जा रहा है सुनाया जाएगा। मखसूस नशस्तों वाला केस भी जुमेरात पर चला गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मुल्क भर में जो FIR थी उनसे भी बरी कर दिया है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो यकीनन आज मेरे ख्याल से बड़ा हैपनिंग डे था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आफ्ताब साहब लेट्स स्टार्ट। ये रिजर्व सीट्स का जो मामला है सर, और इसमें जो बातें कही गई हैं, स्पेशली जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें कही हैं और जो बातें मंदोखेल साहब ने कही हैं, ऑनरेबल हमारे जस्टिस हैं, लग कुछ ऐसा ही रहा है कि इस बेंच में बहुत सारे जजेस ऐसे ऑनरेबल हैं जो देख रहे हैं कि जो PTI के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे चीफ जस्टिस साहब जिस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि PTI ने क्यों नहीं इलेक्शंस कराए, मुल्क आइन पे चलता है, आइन पे PTI क्यों नहीं चल रही है, तो लग यही रहा है कि वहाँ से कुछ मुश्किल में नज़र आ रही है PTI। आपको सर उम्मीद है कि आपको ये सीटें 78 मिलेंगी? आपको लगता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेरे दोस्त मेरे भाई आप जब तारुफ कराएं तो ये तारुफ कराएं कि XMNA और मौजूदा MNA फॉर्म 45 के मुताबिक आफ्ताब जहांगीर। चलें, सॉरी सर, अगली बार से बिल्कुल कराऊंगा। अब आप कर अच्छा देखिए, मसला पता है क्या? मसला ये है कि मैं हैरान हो रहा हूँ हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जिसके ऊपर कोई मुझे भी कंडम लग जाए या कुछ, लेकिन मैं हैरान हूँ। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ना मैं किसी पार्टी का ना कुछ। जिस तरह आज आप देख रहे हैं, आप तो बहुत करीब से बड़ी बारीकबीनी से देखते होंगे इन सारी चीज़ों को, कि आप हैरान नहीं होते कि 13 जजेस बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे, अभी उसे एक सवाल नहीं होता, उसका जवाब नहीं आ रहा होता, दूसरा बोलने लग जाता है। फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब वो किसी को मौका नहीं दे रहे होते, वो फिर बल्कि अपने जजेस को भी इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब ये है कि ये क्या है, इससे नए लोग क्या सीखेंगे, नौजवान तबका क्या सीखेगा? हमारे यहाँ कब डिसिप्लिन आएगा? जब हमारी इतनी बड़ी हायर इदारों के अंदर जब डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। आपने सवाल किया है, आप उसका जवाब लें प्रॉपर। अगर वो आपको जवाब मुतमईन करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ठीक है। आप कह सकते हैं कि जी हमने आपको पूरा मौका दिया और उसके बाद आपके आर्गूमेंट्स। एक तरफ आपने हम पर पाबंदी लगाई। देखिए, एक आम आदमी के लिए ये पाबंदी थी कि सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन आपने केस चलाया और रात बैठकर आपने लिखवाया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने फैसला लिखवाया कि जी इनका निशान ले लिया गया है। अच्छा, आम आदमी क्या समझ रहा है? आम आदमी ये समझ रहा है कि अब PTI खत्म हो गई। PTI जो है, क्योंकि PTI का निशान ले लिए तो वो ये समझ रहा है कि PTI पे पाबंदी लग गई है। लेकिन उसके बाद जब आज़ाद हैसियत के साथ, लेकिन जब हमने अपने फॉर्मों में भी भरा कि हम PTI के कैंडिडेट हैं, उसके बाद
है। लेकिन ये कि जब हम गए तो हमें ये नहीं कहा गया कि जी आप आपका निशान, आपको कहा गया आप आज़ाद हो। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप आज़ाद की हैसियत से लड़ सकते हैं, पीटीआई की हैसियत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि पीटीआई का कोई निशान नहीं है। तो आप आज़ाद हैसियत से लड़े और जो मर्जी आप निशान लेना चाहें। फिर मैंने कहा जी जो आपकी मर्जी आप दे दें मुझको निशान। तो उन्होंने मुझे विकेट का निशान दे दिया। अब मेरे के साथ नीचे दूसरा एक एमपीए था, उसको रैकेट का निशान दे दिया, किसी को कुछ और निशान दे दिया, ताकि कंफ्यूज हो। अगर एक निशान हम तीनों के पास, तीनों एमपीए और मेरे पास हो, तब भी होगा कि जी ये पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि फेस तो हमारा पीटीआई का है। लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह उन्होंने ढूंढ ढूंढ के बावर्ची खाने से बैंगन तलाश किया, चिमटा तलाश किया है, वार्डरोब से जूते तलाश किए, और तलाश करने के बाद एक दूसरे से पूछने के बाद और जाके उन्होंने वोट डाला, और जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। लेकिन आज हमें फिर ये मायूसी हो रही है कि जी देखिए, जब एक आदमी की गुंजाइश ही नहीं है, एक गिलास में आप कितना पानी डालेंगे? जब जितनी सीटें थी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, उसके मुताबिक तो आपने उनको रिजर्व सीट्स दे दी। अब रिजर्व सीट्स का मामला है, हम ये कहते हैं कि जी हम एक पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हम शामिल हुए, क्योंकि यह हमें ये दिया गया कि जी आप किसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुए तो उसको हमने तकवीयत पहुंचाई कि जी हमारी बहुत सारी चीफ जस्टिस कहते हैं पीटीआई ने खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके। जी चीफ जस्टिस कहते हैं कि पीटीआई ने सर खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके। कमाल की बात है, हमें तो कह रहे हैं खुदकुशी की, लेकिन हमें बताना तो था ना कि लाइफ जैकेट किधर पड़ी हुई है पीटीआई की। आपको जब फैसला लिख रहे थे तो आपको बड़े क्लियर कट अल्फाज में कहना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था। सर जब हेलीकॉप्टर से गिरते हैं तो लाइफ जैकेट भी काम नहीं आती सर। हमने पीटीआई को बैंड नहीं किया, हमने पीटीआई को बैंड नहीं किया, पीटीआई के निशान को बैंड किया। कमाल है यार, निशानों पे जो इलेक्शन होते हैं, पार्टियों के नामों पे तो इलेक्शन नहीं होते, पार्टियों के नामों पे इलेक्शन नहीं होते, पार्टियों के निशानों पे इलेक्शन होते हैं। उनको जो निशानात दिए जाते हैं उस पर इलेक्शन होते हैं। लोग हमारे यहाँ की तालीमी में आपको भी उसका सेंस है कि कितने तालीमी याफ्ता लोग हैं हमारे यहाँ, है जिनको ये बताना पड़ता है कि जी पीटीआई को है लेकिन निशान कुछ हो रहा है। सर वो मैट्रिक और इंटर में आज तक हम कभी चीटिंग बंद नहीं करा सके ना सर, इसलिए पढ़े लिखे तो हैं लेकिन पढ़े लिखे जाहिल ज्यादा हैं। आफ्ताब साहब, बिफोर वी कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं चाहूंगा कि मैं आज के कुछ क्लिप्स अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, आज के इस केस के जो रिमार्क्स ऑनरेबल जजेस ने दिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने निकाले हैं। और ब्रेक लेते हैं एक व्यूअर्स, विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू भी करेंगे और आपको सुनवाएंगे भी ऑनरेबल जजेस के क्या रिमार्क्स थे इस इंपॉर्टेंट केस में। स्टे विद अस। जी किताब बुधो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब जेके रिमार्क्स ॾिना, यकीनन वाज़े तो थी वञे कि मुल्क में आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थिए पई, आइन जे तहत कम न पिया थियनि, ऐं यकीनन हुननि पीटीआई जे फेवर में जेके रिमार्क्स ॾिना, जंहिंखां पोइ पीटीआई खे उम्मीद आहे कि मतां हुननि खे ये 78 सीट्स रिज़र्व सीट्स मिली वञनि। लेट्स सी, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। हम सां गॾु मौजूद आहिनि एक्स एमएनएन आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब, अब सवाल ये सर, जो बातें मंदोखेल साहब ने कही, जो बातें अथर मिनुल्लाह साहब ने कही, मेरी नज़र में वो बड़ी अहमियत रखती हैं। ऑनरेबल जजेस हैं हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है और वो यकीनन मुल्क के हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने सर इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का भी जिक्र किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट बीइंग अपहेल्ड, उन्होंने एलेज्ड इरेगुलरिटीज़ इलेक्शन में उनका भी जिक्र किया। तो लग यही रहा है कि सर हकीकत से मुकम्मल तौर पर हमारे ऑनरेबल जजेस आशना हैं, ऐसा नहीं कि सब ने ही आंखें बंद कर ली हो पीटीआई के हालात पे। देखिए बात आपकी सही है कि आप कह रहे हैं अक्सरियत, मैं कहता हूँ 100% हमारे चीफ जस्टिस से लेकर और जूनियर जज तक ये सबको पता है कि हकीकत क्या है। लेकिन जब आप देखिएगा कि फैसला क्या आता है, क्योंकि ये 13 रुकनी बेंच है, इसके अंदर जहां पे अक्सरियत हो जाएगी, जिसको 7 सीटें मिल जाएंगी, 7 का वोट मिल जाएगा, वो फैसला जो है वो आ जाएगा सामने। लेकिन इसके अंदर जहां आपने 2-3 जजेस की बात की, वहां पर आपने वो दूसरे जजेस के भी तो आपने वो सुना है चीफ जस्टिस समेत कि जी उनकी राय क्या है।
मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तो केस कोर्ट के अंदर है, इसलिए मैं बात बड़े एहतियात से कर रहा हूँ। लेकिन देखें, मैं सिर्फ आपको एक बताता हूँ, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 78 सीटों का मामला है। उसके साथ साथ ये जो इस वक्त 81 सीटों का मामला है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर तकरीबन 20 सीटें एनए की, एमएनए वाले 20 सीटें एनए की, उनका मामला है। मेरा केस है कोर्ट के अंदर। अब मुझे बताएं कि आज तक, मैं आपसे पूछता हूं कि आज तक मैं तो प्रूफ लेके जाता हूं कि जी ये मेरे फॉर्म 45 है, और किसी जज ने ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन को कि भाई तुम्हारे फॉर्म 45 किधर हैं, वो तो लेकर आओ। आज तक नहीं मांगे। कितनी अजीब बात है। और ये उसके बाद जब वो सारा उन्होंने फोर्जरी कर चुके हैं, वो सारे कर दिए, कहीं पे 1 लगा के 1100 कर दिया, कहीं पे मेरे 1 कम करके मुझे 20 वोट कर दिए, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन आज तक, अभी मेरी नेक्स्ट हेयरिंग है 2 तारीख को, अभी पिछली हेयरिंग थी तो उसमें कहा गया था कि एविडेंस पेश होंगे, उधर वहां पर मेरे अपोजिशन वाले ने कहा कि नहीं जी अभी हमने कुछ और इसमें से निकालना है, तो मुझे टाइम दिया जाए कि जी हम एतराजात निकालें। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह चल रहा है मामला। सर हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल्स 5-5 साल चलते हैं। हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल्स का रिकॉर्ड सर बहुत बुरा है, वो आपको मालूम है कि अगले इलेक्शन तक वो केस चलता रहेगा। आफ्ताब साहब, बिल्कुल चलता रहेगा। आफ्ताब साहब, इद्दत में निकाह केस सर, आपको लगता है कि सजा मुअत्तल होगी सर? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस्लामाबाद का, उसने फैसला महफूज कर लिया है, जुमेरात को सुनाया जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लगता है कि सजा मुअत्तल होगी या कंटिन्यू होगी, सजा रहेगी बरकरार? देखिए, ये तो इतना सिंपल केस है। देखें, पहली बात तो ये कि ये केस आम अदालतों का केस नहीं सर। वो खावर मानिका और उनके ड्राइवर ने ये केस सिंपल नहीं रखा ना, फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि जज साहब और जो मौजूद थे लोग सबके कान खड़े हो गए। तो सही सर, सुने सही, हम इस्लामी जमहूरिया, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी पार्लियामेंट में आज सर यहूदियों की बात हो रही थी कि यहूदियों को बुरा भला ना कहो, हम वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कुरान पर अमल नहीं करते। खैर कंटिन्यू सर, सॉरी। अच्छा, मेरा ये कहना है कि 1400 साल के अंदर आपने इतना कवर करते हैं, आपने पाकिस्तान की तारीख में कोई एक मुझे बता दें इद्दत का केस, कोई एक बता दें इद्दत का केस नहीं है सर। और इन्हें याद आया, पहले ये कहते थे, यही क्लिप इनके भी आपके पास भी मौजूद होंगे, कि इतनी पाकबाज खातून है, मेरे बच्चों की माँ इतनी पाकबाज है, और फिर अचानक से 5 साल के बाद इनको याद आ गया कि नहीं ये तो इद्दत के अंदर इन्होंने शादी कर ली। भाई तुमने तलाक दे दी। आफ्ताब भाई, यही तो कमाल बात है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा केस नहीं मिलता, इसीलिए कोई नजीर भी नहीं मिलेगी, इसीलिए ये केस बनता था सर। चले, इसलिए बना है कि अब आइंदा जो है लोगों को पता होगा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले वो आके वीडियो पैगाम करेंगे कि आज हमने तलाक दे दी है, ये तारीख है, ये सब कुछ है। दोनों मियाँ बीवी को, जो तलाक से पहले मियाँ बीवी होंगे, वो दोनों बयान देंगे कि जी मैंने तलाक दी है, इनको मैंने तलाक दे दी, या इन्होंने मुझसे खुला ले ली, ये कोर्ट का फैसला है। उसके बाद अब मुझे बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस वक्त मुल्क किस परेशानी के अंदर है, हमारे हालात क्या है मुल्क के अंदर, और हमारी अदालतें जो हैं वो इस पर तय करने पे लगी हुई है। भाई इसको सीधा सीधा उठा के इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेज देते कि भाई वहां से आप जो है इस पे फतवा लेकर आ जाओ, क्योंकि वो भी आपका आईनी इदारा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल आपका आईनी इदारा है, जिसका काम ही यही है कि इस्लाम की रोशनी में कानून साजी करना, आपको गाइड करना, सब कुछ वहां से करवा के ले आते। वो कहते हैं कि जी ये गलत है, ये खत्म हो गया, ये निकाह ही नहीं हुआ है। तो वही यकीनन आलिम जो इस्लाम के बड़े बड़े मुफक्किर है वो उसमें बैठे हुए हैं, वो अपना फैसला सुनाते। लेकिन अदालतें हमारी जो है वो कहती हैं कि जी नहीं हम, मतलब ये मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मजा लगा हुआ है, मजा। इस वक्त लोगों के पास कुछ नहीं है, कोई दिखाने के लिए नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, लोग मर रहे हैं। आज गर्मी में तकरीबन कितने 100 लोग कराची के अंदर मर रहे हैं, आपके सामने हालात हैं। बिजली 24-24 घंटों में है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली नहीं होती, बाज़ इलाकों में 14-14 घंटे बिजली नहीं होती। हमें इसकी फिक्र करने के बजाय कि हम लोगों के लिए क्या आसानियां करें, लोगों ने हमें मुंतखब करके भेजा है, हम अपने चक्कर में, क्योंकि आपकी गाड़ी, आप जब निकलते हैं ऑफिस से तो पहले आपने उसको ड्राइवर को पैसा भेजते हैं, मैं आ रहा हूँ गाड़ी तैयार करूँगा। तैयार करने का मतलब ये होता है कि एसी वेसी लगा के ठंडी करके गाड़ी रखो, ताकि साहब साहब आएंगे नीचे और उस गाड़ी में बैठ जाएंगे और कहेंगे जी अब चलो। फिर उसके बाद वो घर पहुंचेंगे तो उनके बच्चे बैठ जाएंगे, फिर उनका कुत्ता बैठ के सैर करेगा कि उसको भी गर्मी ना लगे। और इंसानों का हाल ये है, आप यकीन करें, मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आप निभा भी रहे हैं, अपनी कैपेसिटी के अंदर,
लेकिन मैं यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं ऐसे पार्लियामेंट का हिस्सेदार बना कि जहां पर मैं आवाम के लिए कोई काम ना कर सका। वैसे आफ्ताब साहब, आज कौमी असेंबली में जहां हजारों अरबों का जिक्र हो रहा था, बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, कराची और MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हार साहब, उन्होंने इस इशू को उठाया और उन्होंने ये हाईलाइट किया कि 450 लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिर आज कुछ नंबर्स ऐसे भी आ रहे थे कि 600 से ज़ायद लोग हैं जिनकी हीट वेव की वजह से जान जा चुकी है। आई थिंक प्रोड्यूसर साहब ने ख्वाजा इज़हार साहब की वो क्लिप निकाली हुई होगी जिसमें उन्होंने बताया आज कौमी असेंबली के इजलास में। हैव अ लुक। सर्द खाने भर चुके हैं, 427 घर उजड़ चुके हैं। सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से। अफसोस की बात यह स्पीकर साहब, NDMA और PDMA पूरे कराची में इनका कोई कैंप नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। 427 लोग सर्द खानों में जगह नहीं है। AD के इंतजामिया का बयान है कि हमारे पास अब जनाजे रखने की जगह नहीं है। कब्रस्तानों के अंदर कब्रें ब्लैक में बिक रही हैं और हुकूमत सिंध समेत NDMA और PDMA ये कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन कसूर किसका है? कसूर दो महकमों का है। दो महकमे 427 लोगों के कातिल हैं, एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा वाटर बोर्ड। क्योंकि जब बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता। और अस्पतालों में ये रिपोर्ट दी है कि ये तमाम लोग जो मर गए हैं वो गर्मी से और प्यास की शिद्दत से ये जाँ बाक हो गए। तो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त यकीन कराची में, जिसका जिक्र ख्वाजा इज़हार साहब कर रहे थे। और ख्वाजा इज़हार साहब ने तो 450, 420, 430 का नंबर दिया है, लेकिन कुछ लेटेस्ट नंबर्स हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, दैट इज क्रॉसिंग 600। 600 से जायद लोग गर्मी से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। आफ्ताब साहब, मैं तो खैर नहीं ये बात समझता कि बिजली और पानी ना होने की वजह से हम बात हुई होगी। मैं ये समझता हूँ कि सही वक्त पे सही अवेयरनेस ना क्रिएट करने की वजह से, जो NDMA और PDMA का पॉइंट रेज किया ख्वाजा साहब ने, आई थिंक दैट इज़ वेरी वैलिड कि इन इदारों को, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, इनको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और शहर में ऐसे हालात क्रिएट करने चाहिए। अब लोगों को थोड़ा बहुत तो शऊर आ गया है, दरख्त लगाने निकल पड़े हैं लोग, पर अल्लाह करे कि वो आने वाले चंद सालों तक उन दरख्तों को पानी भी देते रहें, वरना वो दरख्त कहाँ सर्वाइव करेंगे। आपकी नज़र में सर, हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? जिस तरह की जाने जा रही हैं, हीट वेव के लिए अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रही है, लोगों को रियलाइज़ नहीं कराया जा रहा कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। जिन लोगों ने सर पूरी ज़िंदगी एग्रीकल्चर को दी हैं, आज वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम इस काम को छोड़ दें क्योंकि आने वाला मौसम कैसा होगा, बहुत खतरनाक होगा, किसी को भी नहीं पता। आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, ये तो पूरी दुनिया के अंदर है कि वेदर चेंज होगा, हर मुल्क के अंदर इसका कोई ना कोई असर होगा, कहीं सर्दी ज्यादा हो जाएगी, कहीं गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय मैं अपने ऊपर क्यों नहीं लगाता। We are all responsible, हम सब जिम्मेदार हैं। आपके इस प्रोग्राम में बैठे हुए, आपसे बात करते हुए मैं अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया अपने हल्के के लोगों के लिए। करेक्ट। मैंने क्यों नहीं कैंप लगाए, मैंने क्यों नहीं इंतजाम किया ठंडे पानी का, मैंने क्यों नहीं पंखे लगाए, मैंने क्यों नहीं वहां पर बेड लगाया कैंप के अंदर कि अगर कोई आदमी परेशान है उसको वहां पर आराम से लिटा के पंखा, ठंडा पानी, उसको उसके ख्याल करके जब वो बेहतर हो जाए तो उसको कहा जाए कि जी आपको आपका घर का एड्रेस बताएं, हम घर तक छोड़ आते हैं आपको। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे अब बल्दियाती निजाम चल रहा है। पहले तो कहते थे बल्दियाती निजाम नहीं है, लेकिन अब तो बल्दियाती निजाम मौजूद है। काउंसलर्स की जिम्मेदारी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी है, MP MNA की जिम्मेदारी है। जब हम करेंगे तो इदारे भी आगे बढ़कर आएंगे, लेकिन जब हम इग्नोर करेंगे तो इदारे तो हमसे पहले इग्नोर करने के लिए बैठे हुए। वो तो पेपरों में दिखाएंगे कि इतना पैसा लग गया हमारा कैंपों के अंदर, इतना पैसा लग गया हमारा इस काम पर, पेपरों में वो दिखाएंगे। और उन पैसों से जो पेपरों में दिखाएंगे, उस पैसे से अपने घरों को एयर कंडीशन बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए एयर कंडीशन गाड़ियां बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम बनाएंगे, समझे ना। लेकिन गरीब के बच्चे के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए सिवाय दुआ के हम और कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीन आफ्ताब जहांगीर साहब जो समझाने की कोशिश पे करे कि रईस जो कुत्तो भी AC में आ, गरीब उन्हें सा मरे पियो। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। आज पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हिमायत का ऐलान कर दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी हिमायत का ऐलान कर दिया और हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कौमी असेंबली में तकरीर के बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं, हिमायत की बात हो रही है कि हाँ जो इशूज़ रेज किए गए हैं उन पर आवाज़ उठाई जाएगी और IMF से इजाज़त ली जाएगी। IMF ने इजाज़त दी तो ज़रूर इस पर काम करेंगे। बताया जा रहा है इस वक्त तक कि स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। बताया जा रहा है कि जो दूध के ऊपर शायद टैक्स लग रहा था 18% के करीब GST वो नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाका नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, एट द सेम टाइम एहसन इकबाल साहब वज़ीर मनसूबाबंदी ने कंफर्म कर दिया कि PSDP में से 250 अरब रुपए जो है वो कम हो गए हैं और बताया जा रहा है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 बिलियन का टारगेट रखा था इन्वेस्टमेंट का, उसको बढ़ा के सर 350 अरब कर दिया है और हुकूमत के जो 1400 अरब थे वो कम होकर 1150 अरब हो गए हैं। सर, ये जो बजट में नंबर्स सामने आ रहे हैं और जो इस वक्त अभी फाइनल कंफर्मेशंस भी आ रही है, मैं उन नंबर्स को देख के काफ़ी परेशान था कि 19,500 अरब हमें कर्जों की मद में देना होगा इस वाले आने वाले साल में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी नज़र में सर, बजट ये अब चेंज होगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी, IMF कुछ और परमिशन हमें दे देगा, सब्सिडीज खत्म करने की इजाजत देगा या नहीं सर? व्हाट इज योर ओपिनियन? Let's look over the budget in a comprehensive manner. Right, sir. जब ये बजट प्रेजेंट हुआ तो मैंने एक इस पे पर्चा लिखा, वो 2-3 दिन पहले न्यूज अखबार में भी छपा। तो मैंने उसमें पहली बात यही कही कि इस वक्त PSDP को इस स्टेज पे रखना, यानी कि 1400 अरब पे, जब एवरीथिंग इन PSDP इज बोरोड और 19% हम नए प्रोजेक्ट्स चलाना चाह रहे हैं, मे बी वो मौजू नहीं है। और इधर से मैंने तो 267 अरब का एग्जैक्ट नंबर उसमें लिखा था कि आप इसको रीथिंक कर लें। फिर मैंने ये भी कहा कि सेल्स टैक्स की कुछ एग्जेम्पशंस जो दी गई हैं उनको जब वापस लिया गया तो स्टेशनरी, दूध, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी जो चीजें थी इनको भी रीथिंक कर लिया जाए। मेरी तीसरी सजेशन ये भी थी कि पर्सनल इनकम टैक्स की जो छूट है 6 लाख पे है, उसको बढ़ाकर आप 9 लाख कर दें। अब अगर आप ये तनाजुल देखें बजट का, हम चाहते हैं कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, तो हमने कंजर्वेटिवली एक बजट प्रेजेंट किया। ये एक अच्छी बात है कि हुकूमत ने कंजर्वेटिवली प्रेजेंट किया। बट जो दूसरी बात यह है कि IMF की जो टैक्स सजेशंस थी उनको आई थिंक मनोअन मान लिया गया। आई थिंक देयर वाज रूम फॉर निगोशिएशन और अभी भी वही निगोशिएशन करने की कोशिश हो रही है। एंड लेट्स होप कि ये जो सारी चीजें अभी जिनका हमने जिक्र किया ये हम IMF के साथ डिस्कस करके, बिकॉज IMF लार्जली तलहा इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन, हम कर पाएंगे। क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स में आपके अगर लेट से 1 लाख रुपया आपके पास था आज से 2 साल पहले, आज 2 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से उसकी बाइंग पावर जो है वो 61,000 रुपए रह गई है। सो माई फ्रेंड्स एट द IMF ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू मेक room for the middle class to be comfortable and not leave Pakistan. This is an important aspect. एक एक्सपोर्टर्स पे भी इसी तरह एक उनको नॉर्मल रिजीम में लाया गया। आई नो कि बहुत ऑपोजिशन है इस पे और इवन टैक्स कंसल्टेंट्स ये समझते हैं कि ये रिवर्स कर देना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि ये शायद फेज्ड इन करना चाहिए, बट एवरीवन, वेज अर्नर, मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हमें मसावी करना है। अब इसी से आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे आइए। 1% लोग 22% अराजी पाकिस्तान में होल्ड करते हैं। मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि हम ये नहीं कह रहे कि आप छोटे 5 एकड़ के काश्तकार पे टैक्स लगा दें, पर जिनकी सकत है ये 22% है पूरे हमारी इकोनॉमी का हुजम का एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में सिंध ने और पंजाब ने तलहा मिलाकर हम पूरे मुल्क से 13,000 अरब रुपया कलेक्ट करने जा रहे हैं, GST में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में। और एग्रीकल्चर इनकम से आप हैरान हो जाएंगे, दोनों ने मिला के सिर्फ 9.5 अरब रुपए कलेक्शन रखी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 5 मेजर क्रॉप्स बनाए, एक एग्रीकल्चर मुल्क हो, 250 मिलियन को फीड करे और उससे मैं ये अस्यूम करूं कि 9.5 अरब रुपया कलेक्ट हो। इसी तरह मैंने ये भी गुजारिश की थी कि जो हमारे भाई बहन रिटेलर हैं और होलसेलर हैं वो 30 लाख हैं इस मुल्क में। तला अगर दुनिया से नहीं मांगना तो मुझे और आपको, अगर आप होलसेलर हैं और मैं रिटेलर हूं, तो रजिस्टर तो होना पड़ेगा ना। जब उनको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन दी तो क्या मुश्किल से पहले 75 रजिस्टर हुए, अब 31,000 रजिस्टर हुए हैं। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में एक सेक्टर रजिस्टर नहीं होना चाहता, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देना नहीं चाहते। प्रॉपर्टी को आज भी
इवन हमने थोड़ा सा बेहतर किया है इस बजट में, पर आज भी तलहा हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यानी कि अगर आपकी वेज पे 20% इनकम टैक्स कटता है, तो अगर आप प्रॉपर्टी की मद में कमाते हैं तो 15% देते हैं। तो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैव स्टिल बीन गिवन एन ईजियर पाथ इन दिस कंट्री। ये है टैक्सेशन का जो कंप्लीट जायजा है। पर जो जिस चीज पे इस पे गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है और कुछ चीजें करेक्ट करने की जरूरत है, आई रियली होप कि 28 तक वो करेक्ट हो जाएंगी। अब जरा आइए दूसरी साइड पे तला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुकूमत शाय वे कर गई है कि एक्सपेंडिचर की पेंशन का रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर की हमारी टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी का रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर की लीनर गवर्नमेंट का रिफॉर्म और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का ओवरऑल रिफॉर्म। जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुस्तहकम आप तब करेंगे मुल्क में जब आप ये कहेंगे कि हम क्वालिटेटिवली पैसे जो डिजर्व करते हैं उन पे, जिन प्रोजेक्ट्स का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है, उन पे खर्च कर रहे हैं। हुकूमत का इस पे स्टांस ये है कि हमने एक और येट कमेटी बना दी है, वो हमें बताएगी कि ये सारे काम कैसे करने हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आपने तो जर्नलिज्म इतनी दूर तक किया है, तो एक कमेटी नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म तो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे बनी थी, वहां से लेकर अब तक कितनी कमेटीज ने सारी रिपोर्ट्स दी हैं। किसी भी 4 PhDs को इकट्ठे करें और उन्हें कहें कि मुंजमद करके एक रिपोर्ट बता दें उसमें से। अगर मैं पहले चला जाऊं तो बहुत सी रिपोर्ट्स और भी लीनर गवर्नमेंट पे एग्जिस्ट करती हैं। वर्ल्ड बैंक की बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। 17 सब्जेक्ट हैं जो इस वक्त भी हमारी वफाक के पास हैं, जो उनके काम नहीं है। उनके पैसे हम नीचे दे चुके हैं NFC की मद में, पर हम एजुकेशन को, हेल्थ को, हायर एजुकेशन को, पॉवर्टी के एक्सपेंडिचर को छोड़ना नहीं चाह रहे। हम वो महक में कम नहीं करना चाह रहे। अब वक्त नहीं है ऐसा, पैसे हैं नहीं वफाक के पास। इसको आपने बहुत अहम बात सामने रखी। आप इमेजिन कीजिए कि वफाक जब प्रोविंसेस को पैसे दे देगा तो उसके पास बमुश्किल इतने पैसे होंगे कि वो 9,775 अरब रुपए दे मार्कअप की मद में। तला एवरीथिंग एल्स, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस, ब्यूरोक्रेसी, इनकम सपोर्ट, PSDP, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन बोरोड मनी। इतना फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क अनकंफर्टेबल है। हुकूमत अगर कोई काम ना करे अगले 5 साल, और ये मेरी बहुत ऑनेस्ट और कंसर्टेड ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में, अगर मालियाती अपना निजाम दुरुस्त करे और चारों प्रोविंसेस अपना मालियाती निजाम दुरुस्त करें और अपनी गवर्नमेंट्स को लीनर और सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड बनाएं, तो खुद ही FDI भी आएगी और पाकिस्तान में बहुत सी चीजें पनपना शुरू कर देंगी। डॉक्टर साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी तकरीर की उन्होंने बजट सेशन में, और यकीनन उन्होंने ये भी कहा कि नैब होगा या मईशत होगी, वरना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी। लेकिन जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही अपनी तकरीर में, उन्होंने सर बार बार जिक्र किया, स्पेशली जब वो पावर सेक्टर का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, और वो जिक्र कर रहे थे तगड़ी तगड़ी लॉबियां हैं पावर सेक्टर में और उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। वजीर आजम को कह रहे थे कि हम आपका साथ देंगे, चले उन लॉबियों से बात करते हैं। और यहां तक भी बिलावल साहब ने कहा कि ऐसी लॉबियां हैं कि जो पाकिस्तान के कोयले की, सिंध के कोयले की खासतौर पे बुराइयां करते थे कि ये कोयला अच्छा नहीं है, इसको इस्तेमाल ना करो। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि इंपोर्टेड कोयलों को छोड़िए, लोकल कोयले से काम कीजिए, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। ये जो तगड़ी तगड़ी पार्टियां हैं और जो पावरफुल लॉबीज हैं सर, आपकी नजर में इज देयर एनीवन टू कंट्रोल देम? कोई है जो इनको लगाम डाल सके, या कि हमने इनको सोवरेन गारंटी दी हुई है कि आवाम से टैक्स लेकर आपको हर साल हम देते रहेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर? सर तलहा, बात यह है कि पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की पॉलिटी और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, उन सबको बैठकर एक टेबल पर आज ये फैसला करना चाहिए कि क्या हम मरात याफ्ता तबकात पे ही मुल्क चलाना चाहते हैं जो कम टैक्स दें, यानी कि एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, रिटेल और होलसेल, या हम मुल्क इस तरह से चलाना चाहते हैं कि हम मसावी टैक्स का निजाम लें। ये खूबसूरत बात है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर लीजिए एक दफा, उसके बाद आई थिंक वक्त अब मुश्किल इस तरह से है कि दुनिया में कोई आपको 1 टका देने को तैयार नहीं है जब तक आप अपने आप को खुद टैक्स ना करें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो द स्टेट मस्ट एक्सर्ट इट्स रिट विद
110% Right, वोट। sir. Right, मैं sir. उस बत्ती के लिए टैक्स देता हूँ स्ट्रीट लाइट की, मैं उस डिफेंस को यूज करता हूँ, मैं उस पुलिस को यूज करता हूँ, तो मैं एक वेज में से टैक्स देता रहा हूँ। और ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान उसी बत्ती, उसी डिफेंस और उसी पुलिस को बगैर टैक्स दिए हुए इस्तेमाल करे। स्टेट की रिट को एक्सर्ट करें आफ्टर गुड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। या तो sir. लोग खुद 30 लाख रजिस्टर हो जाएं, या स्टेट को आज अपने फुल, जिसे कहते हैं जोबन पर, अपने जो रिट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। Right, sir. I'm out of time. Thank you, Dr. Khaqan Najib साहब. I'm out of time. जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अल्लाह करे ओडी अचन की हुकूमत पांच अखराजात भी घट करे, एक्सपेंस रिफॉर्म्स भी अच्छी अच्छे ऐं जेकी अशराफिया है, प्लीज़ 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 बिलावल साहब अॼु ग़रीब माण्हुनि जी ऐं अवाम जी इलाही ॻाल्हि कई। जेसि ताईं हिन अशराफिया खे असां कंट्रोल न कंदासीं तेसि ताईं ग़रीब जो भलो कोन थींदो। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।